हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सी खबरों को गहराई तक समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसे समिट मीटिंग भी कहा जा रहा है। और उसमें जो पिछले दिनों सीएए एनआरसी के मामले में कुछ खटास पैदा हुई थी, ऐसा लगता है कि कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 50 साल पूरे होने पर आजादी के अपने मुल्क के उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर भी उन्होंने इनवाइट किया है और प्रधानमंत्री जी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? हमारे इस पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात खराब होते चले गए, जिसमें जो हमारे नजदीक तरीन दोस्त हो सकते थे, बांग्लादेश के लिए भारत का एक खास रोल है बांग्लादेश को एक मुल्क बनवाने में, वो भी हमसे नाराज हो गया था। नेपाल ने अपना एक नया नक्शा भी पार्लियामेंट में पास कर दिया। और चीन के साथ जो कुछ है वो आपके सामने है। पाकिस्तान हमारा डिक्लेयर्ड दुश्मन है, जो कहा जाता है सरकारी तौर पर। ऐसी सूरत हाल में अब ये जो नई तब्दीली है वो क्या कुछ है, ये जानने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं जावेद नकवी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और देश विदेश के पत्रिकाओं में, अखबारों में लिखते हैं, बहुत ही इज्जत की नजर से देखे जाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। जावेद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें समय दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप बताइए कि ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ये सरबरा कॉन्फ्रेंस एक तरह से कह सकते हैं, समिट मीटिंग, इसके क्या मानी आप समझ रहे हैं? क्या कुछ है जो कुछ तब्दीली है, रंग जो बदलते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई रंग बदल रहे हैं, क्या कुछ है? नहीं, ऐसा है कि जो खटास आई है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेके, उसका वो तो अपनी जगह पे कायम है। इसलिए कि उन्होंने तो कह दिया है कि सब बांग्लादेशी हैं जो मुसलमान आसाम में रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो उस लिहाज से तो कोई ज़मीनी हकीकत तो बदली नहीं है, और जब तक वो वैसी ही रहेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिश्ते हिंदुस्तान के हो पाएंगे, क्योंकि पॉपुलर प्रेशर है। बावजूद इसके कि हो सकता है कि कुछ लीडर्स हों जो ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हों मोदी साहब के ऊपर, मुझे नहीं लगता है इसमें ऐसी कोई चीज़ है। सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश को बनने के जो 1971 में क़याम में आया, तो उसको 50 साल अब होने को हैं। अगले साल इस बात की तैयारी की जा रही है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। अब मुझे लगता है कि मोदी साहब जाएंगे, क्योंकि वो हर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां किसी ने कुछ कमाया हो और उस पर वो अपनी मोहर डाल देते हैं। आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश की जंग जो है हिंदुस्तान में, उस वक़्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उनके सर ये सेहरा जाता है। और हम जिसको सेहरा देखते हैं उसी निगाह से उसके बिल्कुल बरक्स वो पाकिस्तान में एक ज़माना था जब बहुत ही उनको एडवर्सेरियल तरीके से देखा जाता था इंदिरा गांधी को। दुश्मन तो के तौर पर देखा जाता दुश्मन के तौर पे देखा जी। जाता था, जी। जिसने कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। बल्कि वो एक, ये तो ऐसी चीज़ है जिसको बहुत से लोगों ने भुनाने की कोशिश की। उनमें इंदिरा गांधी के पोते साहब भी शामिल हैं, राहुल गांधी। और वो उसका मैं डाइग्रेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है इसलिए जी। कि एक मरतबा कोई असेंबली का इलेक्शन हो रहा था यूपी में, मुरादाबाद के करीब कोई विसल स्टॉप मीटिंग थी जिसको राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे।
तो वहां से जो खबर आई वो मैं कोट कर रहा हूँ कि हमारी दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा साहब, वो तो कर दिए, लेकिन उससे इस वक्त यूपी के असेंबली के इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? पता ये चला कि एक अगर एक्स्ट्रा वोट उसकी बदौलत मिल गया हो राहुल गांधी को या कांग्रेस को, तो मैं समझूंगा कि उनका ये मिशन कामयाब हुआ। लेकिन बहुत बुरी मुंह की खाई थी। तो लोग भुनाते हैं, कोशिश करते हैं उसको भुनाने की। मोदी साहब का जो इस पे रद्द अमल है वो बिल्कुल ही उसके बरक्स है। वो नाम ही नहीं लेते हैं। वो इस बात को बिल्कुल गायब कर देते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एयर ब्रश कर देना चाहते हैं वो, कि इंदिरा गांधी की कोई हकीकत थी, कि इंदिरा गांधी कोई चीज थी। इंदिरा गांधी जो है, हिंदुस्तान में जो भी उनकी इज्जत हो या कंट्रोवर्सी हो या जो भी है, बांग्लादेश में वो महबूब है। बांग्लादेश में वो उनकी परस्तिश होती है। एक उनकी होती है, एक सैम मैनेकशॉ जो उस जमाने के हिंदुस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे, जिनके सर ये सेहरा गया बांग्लादेश को जंग में जिताने का और पाकिस्तान को शिकस्त देने का। ये सेहरा सैम मैनेकशॉ और इंदिरा गांधी ने मिल के गोया की एक चीज हासिल की थी, जिसकी एनिवर्सरी शेख हसीना मनाना चाह रही है, जो कि उनका उनका हक है और शायद वक्त भी है कि वो उसको याद करें और मनाएं। और किस ढर्रे पे उसको शेख मुजीब ले जाना चाहते थे, जो कि इनके खुद वालिद थे, किस तरह से शेख मुजीब का मेरे ख्याल से अगस्त 1975 में असैसिनेशन हुआ, किस तरह से वहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ। वो मिलिट्री कू जिसके कि हाथ कुछ लोगों का, कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका के साथ मिले हुए थे। वो इसलिए कि शेख मुजीब के हाथ जो थे वो सोवियत यूनियन से मिले हुए थे, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए उस वक्त हिंदुस्तान जीत नहीं सकता था ये जंग बगैर सोवियत हेल्प के। बल्कि ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी ने जाके मॉस्को में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यानी डिफेंस ट्रीटी साइन की थी उस वक्त की सोवियत क़यादत के साथ। और वो वक्त था जब पूरा का पूरा ये किसी को ये एजाज नहीं बख्शा गया मॉस्को में, जिस तरह से इंदिरा गांधी को रिसीव करने के लिए पूरी पोलिट ब्यूरो आई थी। यानी ब्रेजनेव से लेके जो उस वक्त के लीडर थे और उनके सारा पोलिट ब्यूरो आया था एयरपोर्ट पे सलाम ठोकने के लिए इंदिरा गांधी को। तो वो सोवियत यूनियन का जो मिजाज था की वजह से ये जंग जीती गई, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये तो समझिए कि ये वो वक्त था जब निक्सन ने यहाँ पे 7th फ्लीट भेज दिया था, जो कि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट थे, और वो न्यूक्लियर आर्माडा भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में इंदिरा गांधी को थ्रेटन करने के लिए। यानी अगर उसका उसका मकसद ये था कि अगर तुम ईस्ट पाकिस्तान के बाद वेस्ट पाकिस्तान में भी घुस गई या भारत के सैनिक घुस गए तो फिर हमको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये ऐसा होता नहीं, ये उस वक्त कोल्ड वॉर का एक गोया के यहाँ पे शक्ल दिखाई दे रही थी। इस चीज को लोग भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ समझते हैं कि बस हमने हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो कुछ है और पाकिस्तान मुर्दाबाद और बांग्लादेश कभी मुर्दाबाद कभी जिंदाबाद। उसके परे जाके हमें देखना चाहिए कि उस वक्त की यथार्थ स्थिति क्या थी, उस वक्त जमीनी हकीकत क्या थी। और जमीनी हकीकत ये थी कि कोल्ड वॉर उस वक्त उरूज पे थी। वियतनाम का पे बमबारी हो रही थी, आलंडे पे हमले हो रहे थे, यानी चिली में कू कराया जा रहा था, अफ्रीका में अफरा तफरी थी। कोल्ड वॉर का जितना भी बेनकाब चेहरा देखने को मिल सकता था वो देखा गया। और उस वक्त का कोल्ड वॉर जो था
उसमें चीन और अमेरिका एक तरफ थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ये वो पस मंजर है जिसमें कि मॉस्को और हिंदुस्तान एक तरफ थे, दिल्ली, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन और अमेरिका। तो हम लोग तो खैर समझ नहीं पाते थे उस वक्त, गोरेला टैक्टिक्स के बारे में पता नहीं था। तो हमारे जो कुछ दोस्त थे, वो ये जीट भी उड़ गई थी कि गोरिल्लाज जो कि बनमानुस होता है, वो गोरिल्लाज आए हैं और वो ट्रेन किए हुए हैं सोवियत यूनियन के, और वो बंदूक लेके लड़ रहे हैं, यानी इंसान नहीं लड़ रहा है, वो अजीब और गरीब फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक कोई एक वो हो गया था, मंजर कशी की थी लड़कों ने, शरारती लड़कों ने या इनोसेंट लड़कों ने या लड़कियों ने। तो वो गोरिल्लाज वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पता चला कि नहीं साहब, कोई चीज गोरिल्ला होती है जो उन गोरिल्ला से अलग होती है। और कहने का मकसद ये था कि वो गोरिल्लाज जो थे वो मुक्ति बाहिनी थी, जिसमें दिए जा रहे थे वो शेख मुजीब के हिमायती थे, जो ऑर्डिनरी सिटीजन, जिसमें तलबा थे, जिसमें टीचर्स थे, जिसमें हारी था, जिसमें किसान था, जिसमें वर्कर्स थे, जिसमें बांग्लादेश के तमाम सारे बंगाली थे, शामिल थे। वो सिवाय शायद एक फौज की एक टुकड़ी को छोड़ के उसमें सभी लोग शामिल थे उस जंग में, और उनको गोरेला कहा गया। वो गोरेला एक्शन इसलिए कि पूरी फौज तो थी नहीं उनकी कि तोपों से लड़े, तो उनका काम ये था। उनको सोवियत यूनियन ने और हिंदुस्तानी ने सोवियत यूनियन की शय पे और उनकी ट्रेनिंग के साथ मदद की थी, और उसका नतीजा ये होता, हमें बहुत भुगतना पड़ा था हिंदुस्तान को। उस वक्त बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई थी। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने उस वक्त भी जेनीवा कन्वेंशन को निभाया था, यानी जीत रही थी और फिर भी जेनीवा कन्वेंशन को निभाया। उस वक्त आपको याद होगा कि मैं कंपनी क्वार्टर मास्टर फलाने खान, मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से और मैं सब खैरियत से है। रेडियो पे ये एक पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके एक पूरी एक रेडियो प्रोग्राम चलता था, जिसमें कि ये हमारे जो POWs थे पाकिस्तान के, कोई 90-95 हजार के करीब, वो उनको बेचारों को ये इजाजत थी कि वो बताएं अपने अइज़ा को और पाकिस्तान के शहरियों को कि वो खैरियत से रखे जा रहे हैं यहाँ पे। इंदिरा गांधी का कमाल था ये। और उसने जो कमाल किया था उस वक्त, मिस्टर वाजपेयी जो कि राइट विंग हिंदुत्व के उस जमाने के कायद थे, उन्होंने दुर्गा का लक़ब दिया था। दुर्गा जो डेविल्स को और ईवल को स्ले करती है, कत्ल कर देती है, नेस्तो नाबूद कर देती है, वो दुर्गा का लक़ब दिया गया था इंदिरा गांधी को। और ये हजरत जो है, हजरत मोदी, ये इन लोगों से नाशना नहीं है, भोले प्रसाद नहीं है। ये उसको एक किस्म की हिस्ट्री है जिसको कि ये चाहते हैं कि किसी मंत्र फूके और वो गायब हो जाए। अच्छा नकवी साहब, आपकी बातें वाकई बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं, बहुत ही दिलचस्प होती हैं, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे कुछ लिमिटेशंस है। मैं कुछ सवाल करने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि कोल्ड वार जो बताई है नकवी साहब ने, उसमें उस जमाने में भारत सोवियत यूनियन के साथ होता था और अमेरिका के साथ पाकिस्तान था, और बाकी और डिवीजन जो बताई है वो नकवी साहब ने आपको बहुत अच्छे अंदाज में कही। नकवी, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अब क्या भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बेहतर हालात होते नजर आएंगे? पिछले दिनों मैंने ढाका से एक जर्नलिस्ट से बात की थी, तो उसने कहा कि ये कोरोना के दौर में भारत ने बड़ी मदद की है, शायद कुछ हालात बेहतर होते हों। आप उसको कैसे देखते हैं आगे आने वाले वक्त? मैं समझता हूं कि ये जीट है कि कोरोना के वक्त में क्या मदद की भारत ने, अगर की है तो हमारी क्यों नहीं की, मतलब अपने शहरियों की क्यों नहीं की मदद। वो कौन सी मदद है जो उसने भारत ने बांग्लादेश की कर दी और अपनी नहीं की? मैं ये जानना चाहूंगा।
तो ये बहुत मुमकिन है वो दवा जो जिसको कि वो मलेरिया वाली दवा क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन हो सकता है दिया हो, और हो सकता है उससे कुछ लोग समझते हैं कि फायदा हुआ हो, लेकिन साइंटिफिकली उसको नकार दिया गया कि ये कोई स्पीयर हेड करने वाली चीज नहीं है। लेकिन जहाँ पे आला मंतर कोला मंतर हो रहा है, जहाँ पे के लोग झाड़ फूंक कर रहे हैं और गौमूत्र भी पी रहे हैं और गोबर में नहा भी रहे हैं, तो शायद उसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन भी कोई काम कर जाए। तो इस लिहाज से शायद मदद की हो, लेकिन अगर की तो हमारी मदद क्यों नहीं की, अपने शहरियों की मदद क्यों नहीं की भारत ने? क्योंकि ये तो आ रहा है सामने, धीरे धीरे ये राज खुल रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई वजह हो सकती है। अगर कोई वजह इम्प्रूवमेंट ऑफ टाइज में हो सकती है तो उसकी कोई फॉरेन इंटरनेशनल कोई कल हो सकती है, जो कहीं पे लीवर हो सकता है जिसका कि हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ प्रेशर डालना चाह रहा हो चाइना पे कि भाई तुम हमारे साथ इस तरह का रिश्ता रखो, नहीं तो फिर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी है, हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान चीन का तो ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता है किसी माने में भी। इकोनॉमिकली नहीं बन सकता है, और डिफेंस के लिहाज से तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता है। तो वो अपनी हिफाजत कर ले। लद्दाख में तो बहुत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात हमारे मीडिया, जो ऑफिशियल मीडिया है, जो प्राइवेट है लेकिन ऑफिशियल है, और एक ऑल्टरनेट मीडिया जो लगा हुआ है जैसे कि आप हैं और द वायर है और तमाम ऑनलाइन है, हिंदू और एक आध अखबार को छोड़ के, शायद टेलीग्राफ को छोड़ के, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो गया है कहना। तो ये एक वक्त ऐसा आया है हमारे ऊपर कि ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हिंदुस्तान ने सीना चौड़ा करके फतेह हासिल कर ली है वहाँ पे लद्दाख में, क्योंकि दुनिया जानती है कि ऐसा नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई आए मददगार, यानी वो मुल्क जो कह रहा है कि हम अपने ही बूते पे खड़े होना चाहते हैं, पहली मर्तबा वो हार मचा रहा है पब्लिकली। शायद सीक्रेटली पहले भी किया हो, हमने किया था, सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी, इसमें ट्रीटी साइन की थी हमने फ्रेंडशिप की, वो ट्रीटी है। लेकिन आप का नारा ये है कि हम तो अपनी ही मदद करेंगे और क्या कहते हैं उसको, खुद सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भरता। आप आत्मनिर्भरता आप पुकार रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अरे भैया आओ मदद के लिए आओ, और अमेरिका जल्दी से आओ, अपनी नौकाएं लेके आओ। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? इतने दिनों से आपको मालूम नहीं था कि चीन के तेवर क्या हैं? अगर वाकई ये मामला है, मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उलझी हुई बात है। हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया जाना है, चीन से दोस्ती करो, सेंट्रल एशिया पहुंचो। आपको अफगानिस्तान जाना है, हिंदुस्तान को चीन, अरे अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम मोदी साहब नवाज शरीफ की वालिदा गुजर गई तो ताजियत का पैगाम दे रहे हैं। आप पहुंच गए थे काबुल से आते हुए, उसके पीठ पे हाथ रखा, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि आ रहे हैं, और चले गए। फिर नवाज शरीफ के घर की शादी थी या एनिवर्सरी थी, खुदा जाने की बर्थडे थी क्या था, आप पहुंच जाते हैं। तो आप रिश्ते क्यों नहीं कायम करते हैं अच्छे? आप इलेक्शन के वक्त तो कुछ और तेवर होते हैं आपके कि नहीं नहीं, तो उसका एक राज इनके जेटली साहब ने आया किया था, मालूम सामने आया था, और वो ये था, ये विकी लीक्स में एक बात आई थी। विकी लीक्स जब रिलीज हुआ तो उसमें एक चीज ये भी आई कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने बताया कि अरुण जेटली साहब से मुलाकात हुई थी, जो उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे राज्यसभा में। ये 2009 का वाकया है, और मनमोहन सिंह दूसरा इलेक्शन भी जीत चुके थे 2009 का। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, ये पाकिस्तान से दोस्ती करके और ये इलेक्शन जीतते हैं और हमको
सूट नहीं करता है। पाकिस्तान से दोस्ती हमको सूट नहीं करती है। हमारा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये मतलब बिल्कुल दिल की बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि सामने आ जाए मंजर आम पे। वो विकीलीक्स का इसमें कसूर है या शेवा है कि उसने हमको बता दिया कि ये बातें हुई थी वहां पे। और उन्होंने एक बात और कही थी कि नॉर्थ ईस्ट में इमिग्रेंट्स का इशू चलेगा। ये जोटी साहब का कॉल है, आप उठा के देख लीजिए, फाइलें मौजूद है आपको यूट्यूब पे या कहीं भी मिल जाएंगी वो चीजें। वो नॉर्थ ईस्ट में इमिग्रेंट्स का, यानी जो माइग्रेंट्स हैं, जो बंगाली हैं, जो मुसलमान हैं, वो इशू हमें सूट करता है, लिहाजा हमको उसको विप करना है। पाकिस्तान से हमें बैर दिखाना है, चाहे हमारी उसमें सांस फूलने लगे, क्योंकि हमको अगर वाकई सुलह कुल करनी है नेपाल से, तो बांग्लादेश से, तो श्रीलंका से, इस सार्क को रिवाइव करो जिसमें कि अफगानिस्तान भी शामिल है और चीन ऑब्जर्वर था। सबको इकट्ठा करो। ये चीजें आपके हाथ से निकली जा रही हैं, तो बांग्लादेश से क्या कर लेंगे आप, जब चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका कुछ चीन के साथ बैठा हुआ है। आपने वहां पे यूएस सेक्रेटरी को भी भेजा कि भाई ये रिश्ते कुछ कर लो, ऐसे हिंदुस्तान से बना लो। चीन का ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन चीन पैसे दे रहा है वहां पे, वो जबानी जमा खर्च नहीं है, वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहा है, उसका फाइनेंशियल क्लाउट है। उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आप, सिवाय इसके कि आप दोस्ती कीजिए और वहां पे बॉर्डर्स कायम कीजिए, जो कि राजीव गांधी के जमाने से होता चला रहा है। ये बातें हो रही थी, क्या है एकदम से क्या हुआ अच्छा कि अच्छा, आप पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया में और सरकारी सतह पर भी एक बात कही जा रही है कि नवाज शरीफ जो है वो प्रो इंडिया लीडर थे और उनके वापस बुलाने की तैयारी हो रही है। आप क्या ये जो खत लिखा गया है मोदी जी की तरफ से नवाज शरीफ को, क्या वही ऐसी नजदीकी दोस्तियां हैं जिसको पाकिस्तान की हुकूमत एक तरह से दुश्मन का एक्शन समझ रही है? आपको आपको क्या लगता है? क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में है और वहां की सरकार वापस भी बुलाना चाहती है। मैंने इमरान खान साहब के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, कुछ वहां के सोशल मीडिया में ये बात कही जा रही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में प्रो इंडिया लीडर थे। आपको क्या आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, देखिए वहां पाकिस्तान में बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हिंदुस्तान से खैर सगाली के रिश्ते चाहते हैं, दोस्ती के रिश्ते चाहते हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो जमाने लग गए जब वहां पे नौजवान जो तलबा थे, वो उनका ख्वाब था कि हम पायलट बने और हिंदुस्तान पे बम मारे, उसमें हमारे अइजा भी शामिल थे। तो वो भी इस तरह की हिमाकत की बातें। लेकिन अब आप उनके पास जाइए तो दानिश्वरी मिलेगी आपको, ये सीख मिलेगी कि नहीं, सब बेवकूफ़ी की बातें थी। हिंदुस्तान से दोस्ती करो, हिंदुस्तान से नहीं सारे इलाकों से दोस्ती करो, और उस हिंदुस्तान से दोस्ती करो जो सेक्युलरिज्म का आलम बरदार है। क्योंकि वो पाकिस्तान भी तंग आ चुका है ये कटमुल्लाओं की हेजीमनी से। जो आम शहरी है वो निकलना चाहता है इस दीन और मजहब बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो पॉलिटिकल रूप इख्तियार कर लेती हैं, वो भी रिएक्शनरी किस्म का, जो कि एंटी विमेन होता है, एंटी जेंडर राइट्स होता है, एंटी आवाम होता है, तो फिर वहां पे रिएक्शन। तो वो लोग जो हैं वो दे वर लुकिंग अप टू हिंदुस्तान कि भाई हिंदुस्तान से मदद मिलेगी हमें। हमें याद है बेनजीर भुट्टो आई थी यहाँ पे वाजपेयी के जमाने में कि भाई मुशर्रफ बहुत तंग कर रहा है, हमारी मदद कीजिए। तो हमसे मदद मांगते थे लीडर्स, बेनजीर ने मांगी, इन्होंने भी मांगी। मेरा ख्याल है, आई एम 100% श्योर कि इमरान खान ने कितनी ही मर्तबा खत भी लिखा था कि हम आपसे रिश्ते अच्छे कायम करना चाहते हैं। लेकिन फिर वही अरुण जेटली की बात आती है सामने कि अगर हम पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे कर लेंगे तो फिर हम मियां मुशर्रफ की औलाद किसको कहेंगे,
फिर हम बाबर की औलाद किसको कहेंगे? देखिए, ये जाते हैं उज्बेकिस्तान, मोदी साहब, और वहां जाके आप खमसाए खुसरो पेश करते हैं, और खुसरो साहब उज्बेकिस्तान के, उनके वालिद, माँ उनकी हरियाणा, ये हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की। वहां आप जाते हैं, आप खुसरो की बातें करते हैं उज्बेकिस्तान में, और आप इंडोनेशिया जाते हैं जहां तमाम लोग जाते हैं, मुसलमान किस तरह से रामायण को इनेक्ट करते हैं। वो लीडर्स, वाजपेयी जी गए, अडवाणी जी गए, वहां से हैरान होके आए कि ये भी होता है मुसलमान का एक रूप, कि रामायण को नाटक का रूप, और वो बड़े अच्छे रोजे परहेजी रोजेदार मुसलमान जो रामायण का रूप वहां पे वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप साहब गए, हम तो सोच रहे थे कि जाके ये भी रामायण देखेंगे, आपको वहां मस्जिद इस्तिकलाल नजर आई, तो वहां जाके आपने कह दिया और हैप्पी रमजान, रमजान करीम, और जो ना प्रेसिडेंट जोको को, जो भी उनका नाम है, जोकोवी मेरे ख्याल से नाम, तो विडोडो, तो बहुत उनकी तारीफ की आपने, और मस्जिद भी चले गए। लेकिन वो हमने कभी आपको किसी हिंदुस्तान की मस्जिद के कहीं चक्कर काटते नहीं देखा कि आप चले जाएं, आपको तो टोपी पहनने से भी एतराज है। तो ये कुछ हिंदुस्तान के लिए अलग रूप रखते हैं और बाहरी मुल्कों के लिए कोई दूसरा रूप रखते हैं। यानी मुसलमान से नफरत होती तो जाके सऊदी अरेबिया के प्रिंस से, क्राउन प्रिंस से गले नहीं लगते ये। तो ये इनके कुछ इस तरह के रूप हैं जो हिंदुस्तानियों को बौखला देने वाले हैं कि आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं जहां से बाबर आया, लेकिन यहाँ पे आप बाबर को बड़ा, बाबर की औलाद मुस्तकिल कान पक गए सुनते सुनते। ये कुछ इनका एक डुप्लिसिटी है रिश्तों में कि आप वहां जाके खमसे खुसरो पेश कर रहे हैं साहब, और यहाँ उर्दू की आप बुराई कर रहे हैं। या आपके आदित्यनाथ कह रहे हैं हम मिटा देंगे सारे नकूश। आदित्यनाथ जो ताजमहल के खिलाफ है, जो कहता है ये बाबर की निशानी है, मुगलों की निशानी है, जब वक्त आया तो उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट जो आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको क्या पेश करते हैं? ताजमहल की एक तस्वीर। हिपोक्रेसीज है। पब्लिकली उर्दू से नफरत करो, मुसलमानों से नफरत, कौन से मुसलमान? हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के। फिर तो उसको गले से लगाओ, किसको? वो मुसलमान अच्छी है कश्मीरन, जब वो कश्मीरन जो है वो आपके खिलाफ हो गई तो वो देशद्रोही हो गई। ये इनकी डुप्लिसिटी है। ये पाकिस्तान से जिस दिन चाहे अच्छे रिश्ते कर सकते हैं, बांग्लादेश से जिस दिन चाहे अच्छे रिश्ते कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही बारीकी से आपने बताया, खासतौर पर जो डुप्लिसिटी की बात आपने बताई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफरत जाहिर करनी है, दूसरे मुल्कों में जाकर के मुसलमानों का दोस्त अपने आप को साबित करने की कोशिश करनी है। ताजमहल को खत्म करने की बात की जाती है, ताजो मंदिर कह दिया जाता है, और फिर जब बाहर के मेहमान आते हैं तो उनको ताजमहल की फोटो भी दी जाती है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जिसमें पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया भारत को देख रही है, और ऐसी हालत में क्या इमेज बने, क्या कुछ मुल्क आगे बढ़े? आपस में अगर रिश्ते और ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे सभी मजहबों के लोगों के, कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बांग्लादेश के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि जिस दिन भारत चाहेगा वो बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी सबसे ताल्लुकात अच्छे रख सकता है, लेकिन घोड़े से वो घास से अगर दोस्ती करेगा तो घोड़ा क्या खाएगा, वो आपने मिसाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।